नमस्कार, वंदे मातरम। एम्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम सेल है। तो सेल यानी कोशिका कि कोशिका होती क्या है। सबसे पहले बात करें कि बायोलॉजी में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी सब सेल से बना है। तो आगे चैप्टर पढ़ने से पहले या उनका वर्गीकरण करने से पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि भाई सेल बना किससे है, इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेल होता ही क्या है। तो सेल की बात करें तो सेल इज अ फंडामेंटल, कहते हैं मूलभूत। मूलभूत मतलब होता है जिससे सब कुछ बना होता है। इसको कहते हैं ना यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की इकाई है। ये मूलभूत है। अब कौन सी मूलभूत है? संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल हम बने भी इसी से हैं, और जो हमारे अंदर फंक्शनल मतलब जितने भी फंक्शन या क्रियाएं हो रही हैं वो सब कोशिका यानी सेल की वजह से हो रही हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि सेल कहेंगे किसे? अब माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, छोटा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो छोटा है। कहता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। पर ये क्या है? अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटा होता है और न्यूक्लियस भी छोटा होता है। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने सेल नहीं कहा। ठीक है, क्यों नहीं का कारण होगा। तो एक सेकंड चीज आती है कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस करता है। असल इसका अर्थ ये होता है कि न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम अकेले सेल से बाहर निकाल के रख दें तो न्यूक्लियस कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं करेगा। या हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया को रख दें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करेगा? अकेला कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मानो एनर्जी तो बना लेगा, पर इसको जो सब्सटेंस चाहिए वो कहाँ से आएंगे? वो बाकी ऑर्गेनेल्स देंगे। या न्यूक्लियस चलो डीएनए है, सब कुछ कर लेगा, पर इसको एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तो एक सेल में क्या होता है? एक सेल वो चीज होती है जो उसको अगर अकेले भी रख दे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सर्वाइव करता है कि नहीं करते? कर जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना ले, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना ले, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना ले, फिर बॉडी बन जाए, वो अलग बात होती है। पर अगर उसको अकेले सेल को भी रखे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। अब हम बात कर लें इसके बाद की। तो ये तो हो गया सेल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले यही बात है कि भैया सेल ढूंढा किसने और कौन से साइंटिस्ट हैं। तो हम आपको बता दें कि सेल कोई ऐसी चीज तो है नहीं, स्टार्टिंग से तो रही नहीं होगी कि भाई सेल है या सेल को पढ़ने वाले हैं, नहीं। अब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। एक और आएंगे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। अब एक कोई इन्होंने लक्ष्य नहीं था इनका ढूंढना सेल को। ये सिर्फ क्या कर रहे थे कि स्पेनिश ओक नाम का ट्री होता है जिसका साइंटिफिक नेम है क्वर्कस स्यूबर। ये उसको देख रहे थे, उसकी छाल को यानी उसकी बार्क को देख रहे थे और उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस समय एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था पर था, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें दिख जाती थी। अब एक क्रेज होता है कि चलो देखते हैं, तो उन्होंने बार्क की सेल्स को देखना स्टार्ट किया। अब जैसे देखा तो उन्होंने क्या पाया था उस सेल्स में कि ऐसे स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, नहीं हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, वैसे स्ट्रक्चर इनको देखने को मिले। ठीक है, तो ये क्या कह दिया? वही सेल्स थे असलियत में। क्या थे? कॉर्क बनी किस होती? सेल से। पर एक अंतर है कि जो कॉर्क होती है उसमें लिविंग सेल्स नहीं पाए जाते, उसमें मृत सेल मतलब डेड सेल्स पाए जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज तो करी, पर कौन सा सेल की? डेड सेल्स की। और किसमें? कॉर्क मतलब छाल के अंदर। अब कहते हैं कि क्या करते हैं प्लांट जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है लीफ से। अब बार्क से तो होता नहीं है, तो बार्क से पानी तो उड़ेगा, तो पानी को रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं प्लांट, सुबेरिन की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। तो सुबेरिन की जो लेयर होती है, इसलिए इन्होंने कौन सा कॉर्क टिश्यू लिया। तो कॉर्क टिश्यू में सुबेरिन की लेयर देखने को इनको मिली थी। अब आते हैं उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहला सेल इन्होंने भी ढूंढा। क्वेश्चन आया सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले डेड सेल किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन सा किया? स्पेनिश ओक यानी क्वर्कस स्यूबर का कॉर्क टिश्यू यानी छाल का टिश्यू। अब बात करें लिविंग टिश्यू किसने करा, तो वो किया था एंटन व ल्यूवेनहुक ने। और क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स में? अमीबा के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा और अपने शुक्राणु यानी स्पर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। मैं कह रहा था एक रॉबर्ट हुक होते हैं और एक रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में और रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में। इन्होंने सबसे पहले सेल ढूंढा या मृत सेल ढूंढा, दोनों का आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। जीवित सेल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन कौन से? अमेबा, बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म। अब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी।
तो तीनों साइंटिस्ट के नाम में कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का क्वेश्चन जिस हिसाब से आए उस हिसाब से आपको इसका टिक करना है आंसर। अब हम बात कर लें इसके आगे, ठीक है। अब क्या होता कि सेल आ गया था, सेल की थ्योरी देने वाली थी, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आए थे, एक सचलिडन आया था, स्केलेडिन कहते हैं कोई कोई, और स्वान आया था। तो स्केलेडिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, पूरा नाम था मैथियस स्केलेडिन, वो आए थे 1838 में। अब दोनों के नाम में इतना सा कंफ्यूज होता है कि एक होता है स्वान और एक होता है स्केलेडिन, ठीक है। अब ये भूल जाते हैं कौन सा बॉटनिस्ट था, कौन सा प्लांट्स की पढ़ाई करता था और कौन सा जूलॉजिस्ट यानी एनिमल्स की पढ़ाई करता था। तो थियोडोर स्वान है ना। अब स्वान को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स्वान को, ठीक है। स्वान का अर्थ क्या होता है, स्वान का अर्थ होता है डॉग, कुत्ता, ठीक है। अब एक ट्रिक हो सकती है कि स्वान क्या होता है, देखो स्वान होता है कुत्ता, ठीक है। डॉग, तो डॉग क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये किसके होंगे, स्वान, एनिमल्स मतलब जूलॉजिस्ट होंगे। और आपको एक याद आ गया तो दूसरा तो अपने आप रहेगा कि दूसरा क्या बचा, बॉटनिस्ट। ये दोनों नाम जरूर याद रहते हैं पर हमेशा ये भूल जाते हैं कि कौन सा बॉटनिस्ट था और कौन सा जूलॉजिस्ट था। अब ये कहाँ के जूलॉजिस्ट थे, ये थे जर्मन के बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स की पढ़ाई करते थे। और जो स्वान है वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब बात करें उन्होंने क्या पढ़ा। अब ये थे सिर्फ प्लांट्स वाले 38 में, तो उन्होंने सारे प्लांट्स को पढ़ा होगा, बहुत सारे सेल्स को पढ़ा होगा। तो उन्हें लास्ट में क्या कह दिया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो मिलकर उत्तक यानी टिश्यू बनाते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग एक तरह के सेल नहीं, पढ़ा ना मेरिस्टेम होता है, आगे जाके पढ़ेंगे अगर टिश्यू चैप्टर देखेंगे तो मेरिस्टेम होता है, परमानेंट होता है, तो अलग उसमें भी अलग है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज पे बने होते हैं। तो उन्होंने यही थ्योरी दी, ऑल प्लांट, थ्योरी नहीं मतलब तो अभी थ्योरी नहीं कह सकते, अभी उन्होंने बात बताई थी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, मतलब अलग अलग तरह के सेल से डेड फॉर्म प्लांट टिश्यू, और बाद में जाके क्या बनाते हैं, वही चल के उत्तक यानी टिश्यू बना देते हैं। अब बात करें हम स्वान की, तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स तो देखो इन्होंने पढ़ ही लिए थे स्केलेटन ने, ठीक है। तो इन्होंने आगे पढ़ाई की, इन्होंने प्लांट एनिमल्स तो पढ़े ही पढ़े, साथ में जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स भी पढ़े और साथ में इन्होंने क्या कर लिया, प्लांट्स भी पढ़ लिए, क्योंकि ये इनके एक साल बाद आए थे। तो अब क्या हुआ, जब दोनों चीजों की जब कंपेयर करोगे तब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। मानो कि आप किसी दो जगह में गए नहीं, आप सिर्फ एक ही जगह देख के आए तो क्या दो जगह में डिफरेंस कर सकते हो, नहीं। जब आप दूसरी जगह चले जाओगे तो पता लगेगा अच्छा वहां की ये खाने की चीज अच्छी थी। तो वैसे ही जब इन्होंने एनिमल्स प्लांट्स दोनों पढ़ लिए तो उन्होंने क्या पाया कि जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन बाहर लास्ट होती है, ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात बोली कि एनिमल्स हैव अ थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी, एनिमल की कोशिकाओं में। अब बात कर ले सेल वॉल, तो उन्होंने कहा सेल वॉल क्या यूनिक फीचर है, क्या है, यूनिक फीचर है, विशेषता है किसकी, सिर्फ प्लांट सेल की। एनिमल और प्लांट में बात कर रहे हैं, अभी प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल मिलेगी, पर यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स प्लांट्स पढ़े थे तो उसी की बात कर रहे हैं अपन। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जब बोला तो स्वान कहते हैं, इन्होंने क्या बोला था स्केलेटन ने कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं या टिश्यू से बने होते हैं। अब आगे चल के अगर बात करें तो स्वान की, तो स्वान ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों जानवर और प्लांट्स किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से या कोशिकाओं के प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद से। अब उनके उत्पाद हो कौन कौन से सकते हैं, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो यहां तक की बात हो गई अपनी दोनों साइंटिस्टों की बात की। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने सब कुछ बताया कि ये देखो प्लांट्स बताया कि सेल से बने होते हैं या टिश्यू आगे जाके बनाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स और प्लांट दोनों सेल से बने होते हैं और उससे या आगे चल क्या होता है सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऊतक टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। पर इन दोनों साइंटिस्ट ने अब तक एक बार भी नहीं बताया कि जो नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। भाई नए सेल्स आ कहाँ से रहे, मानो ठीक है एनिमल प्लांट बने पूरे सेल से, पर ये नए सेल कहाँ से रहे, तो इसका कुछ नहीं बताया लोगों ने। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ, असलियत में उससे पहले क्या होता है कि उन्होंने फिर थोड़ी छोटी सी स्टोरी, देखो आज की सेल थ्योरी और उस समय की सेल थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो उन्होंने उस समय क्या कहा था, दोनों ने मिलकर, स्क्लेडन और स्वान ने मिलकर कह दिया था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ, इन्होंने पूरी थ्योरी दी, क्या दे दी थी एक थ्योरी कि जो नए जो अपने प्लांट्स और एनिमल्स हैं किससे बने होते हैं, सेल से या टिश्यूज से। उन्होंने टिश्यू वर्ड यूज कर लिया, इन्होंने सेल प्रोडक्ट्स यूज किया, उत्पाद यूज किया, वो भी तो टिश्यू ही होते हैं। पर इन्होंने ये दोनों ने ये नहीं बता पाए कि भाई नए सेल्स आ कहाँ से रहे। सबसे बड़ा अभी तो अपन को इजी लग रहा होगा कि सब सेल से बना है, पर उस समय की बहुत बेस्ट स्टोरी थी क्योंकि सबको पता लगा था कि अच्छा अपन सेल से बने हैं, क्योंकि अपने आप उस समय माइक्रोस्कोप नहीं थे इतने ज्यादा, ठीक है। बने इन्होंने ढूंढा कि अच्छा सब चीज सेल से बनी है।
मतलब उस समय एक बड़ी बात थी। अब कोई कह दे कि सब कुछ एटम से बना है, तो जिस समय इसकी खोज करी गई थी वो बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो पर ये नहीं बता पाए कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा जब मीटिंग वगैरह होती थी तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई नए सेल्स आए कहाँ से, तो नहीं बता पाए। 12 मीटिंग में नहीं बता पाए। टाइम गुजरा, फिर कौन आ गए थे, 1855 में आ गए थे रुडोल्फ विर्चो। अब ये देखो अलग से कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये स्वान के ही एक शिष्य है ना, उनके स्टूडेंट थे। तो क्या किया, अब इनको जैसे कभी और भाषा मीडियम बन जाती है, मानो कि सामने वाले व्यक्ति को अगर मेरी भाषा नहीं आती, मुझे ज्ञान है किसी टॉपिक का पर मुझे वो लैंग्वेज ही नहीं आती जो सामने वाले को समझ में आती है, तो मैं उसको अपना ज्ञान उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं जो बोलूंगा उसको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा मुझे समझ नहीं आएगा, तो ये बीच में बैरियर बन जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था, सबसे पूछा कि भाई चलो ठीक है सेल से बनता, तुम लोगों ने बताया प्लांट्स और एनिमल किससे बने, सेल से, पर तुम ये बताओ कि भाई नए सेल्स आ कहाँ से रहे। तो उन्होंने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब एक चीज ये थी कि उन्होंने मीटिंग में खड़े होकर बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इनको ये लैंग्वेज आती है, बाकी वालों को क्या था कि ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है। तो भाई इन लोगों इनकी कोई वैल्यू नहीं करी। फिर क्या हुआ, स्वान, अब गुरु का काम होता है शिष्य को प्रखारना, उनके मतलब सही ज्ञान की तरफ ले जाना, या उनके ज्ञान को समझना, भाई बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने समझा, तो रुडोल्फ विर्चो ने समझाया, उनको समझ में आया, गुरु थे, तो उन्होंने समझा और उन्होंने सबको बताया कि जो नए सेल्स कहाँ से आते हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, मतलब जो नई कोशिकाएं जो बनेगी वो पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, कहीं अलग से प्रकट नहीं हो जाती। कैसे होगी, डिवाइड होता है, क्या हो जाता है, डिवाइड होता है सेल। तो जो नई कोशिकाएं हैं वो पुराने सेल से ही बनती है। तो ये उस समय का सिद्धांत था, और ये किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अब क्या हुआ इसके बाद, जब जब कुछ इन्होंने बता दिया, अब तक सेल थ्योरी कैसी थी, सिर्फ कि भाई सेल से बने। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि नई सेल जित आते हैं वो सब पुराने सेल से ही आते हैं। तो उसके बाद इस जो थ्योरी होती है इसको एक फाइनल शेप मिल गया, मतलब इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। अब 2 पॉइंट्स इस थ्योरी में जो आज पढ़ते हैं वो ये थ्योरी है, क्या होती है कि सभी जीवधारी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब लिविंग, ना प्लांट्स की कर रहे हैं ना एनिमल्स की बात करें ना बैक्टीरिया की, सारे लिविंग किससे बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ अ सेल और सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वही उत्पाद, टिश्यू ही हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लें दूसरे पॉइंट की इसके, तो कहता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी न्यू सेल्स, न्यू सेल लगा लेना यहाँ पे, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। तो उन्होंने 2 पॉइंट बोले सेल थ्योरी, आज की सेल थ्योरी के 2 पॉइंट क्या है कि जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किससे बने हुए हैं सब लोग, सेल से या सेल के उत्पाद यानी प्रोडक्ट से, क्या होता है, टिश्यू होता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जितने भी नए सेल्स आएंगे वो कहां से आएंगे, प्री एक्सिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से। अब बात कर ले ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम ये नहीं पढ़ रहे कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, प्लांट सेल, हम एक नॉर्मल सेल में क्या क्या पाया जाता है सिर्फ वो छोटा छोटा भी देख रहे हैं, फिर इसको डीपली अपन बाद में पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सेल में क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, किसी भी सेल में। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले आती है सेल वॉल। किसी भी अगर सेल वॉल पाई जाती तो सबसे बाहर ही पाई जाती है। जैसे देखो पाई कहाँ जाती है, प्लांट्स में, है ना, और प्रोकैरियोट्स में मिलती है, हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी पढ़ो कि सेल वॉल है क्या। आउटर लेयर है, रिजिड होती है, क्यों, क्योंकि कठोर होती है, जब तो प्लांट से खड़े रहते हैं सीधे, कठोर होते हैं क्योंकि, तो रिजिड होती है, आउटर लेयर होती है किसमें, प्लांट सेल में। उसके बाद अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होती है। अभी एक वर्ड आता है सेमी परमेबल, है ना, या इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य। तो इसका मतलब क्या होता है अर्ध पारगम्य का, अब अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि देखो अर्ध का मतलब क्या होता है, या सेमी मतलब होता है आधा, परिमेय मतलब आने देने जाने वाली, मतलब आधा सब्सटेंस आएगा और आधा सब्सटेंस नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, क्या इसके पास कोई फिल्टर है, हाँ, इसकी तरह एक फिल्टर होता है। ये मेम्ब्रेन बनी इस तरीके से होती है कि सारा आइटम सेल का बाहर से अंदर ना आ पाए या अंदर से बाहर ना जा पाए। कुछ जो स्पेसिफिक आइटम है, इसको ना इसकी रचना इस तरीके से कर दी गई है कि जो स्पेसिफिक आइटम है हमें जो चाहिए वही अंदर आ पाए। अब बात करें कि भाई इसके पास कोई बटन है क्या, नहीं, देखो कभी कभार जो बेकार पार्टिकल है वो भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है, पर इसने पूरी कोशिश करी जो स्पेसिफिक जो इसे चाहिए वही इसके अंदर आए, तो उसे रचना इस तरीके से करवा दी। अब हम अगर आगे बात करें तो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है। अगर कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है इसका, तो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है ना, न्यूक्लियस से बाहर का पार्ट सारा, और सेल मेम्ब्रेन से अंदर का, कोशिका झिल्ली से अंदर का क्या कहलाएगा, सारा साइटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव कहलाएगा। अब ये कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मतलब अर्ध द्रव होता है, ना ये पूरा सॉलिड होता है ना पूरा फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, बहने वाला, और सॉलिड भी नहीं होता। अर्ध अर्ध द्रव होता है, मतलब आधा द्रव होता है और आधा सॉलिड होता है।
अब बात करें, ये पूरी वॉल्यूम को घेरता है सेल की, कहाँ की बताया ना अभी, न्यूक्लियस बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर। अब क्या होता है, यही कोशिका की प्रमुख क्रियाओं का क्षेत्र है। जितनी भी कोशिकाओं के फंक्शन हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, सब साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होंगे, जीव द्रव्य के अंदर। अब कह रहे हैं कि भाई ये कौन सी सेलुलर एक्टिविटी है, होती क्या है, सब केमिकल रिएक्शन तो है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाता है, एनर्जी बना रहा है, वो क्या है, रिएक्शन ही तो है। एंडोप्लाज्म बना हुआ रिएक्शन, सब एमआरएनए से, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो भाई क्या है, सब है कुछ नहीं, ये सब रिएक्शन ही हो रही है एक तरह से। तो ये सारी कहाँ पे होंगी, इसमें ही होंगी। फिर एक बात आती है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वो सब कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य के अंदर मिलेंगे अपने। ठीक है, इसके बाद बात करें और क्या मिलेगा अपने अंदर, फिर बात कर ले मेन ऑर्गन की। अब देखो, जैसे अपने बॉडी का ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो मेन होता है। उसी तरीके से जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वही डीएनए रख रहा है। डीएनए एमआरएनए, एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन ही आगे चल के एक्सप्रेस होकर सारे फंक्शन कराएगा। डीएनए ही ना हो अपने पास तो सेल काम भी नहीं करेगा। तो नाभिक, न्यूक्लियस मेन ऑर्गन हो गया इसका। अब ये खुद, इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, कैसा, कुछ एक सेल होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। किसी किसी सेल में न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अपन जिसमें न्यूक्लियस, अब जिसमें नहीं पाई जाती ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसे न्यूक्लियस कहते भी नहीं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। बाकी जिसमें न्यूक्लियस मिलता है उसमें डेंस मेम्ब्रेन, अच्छी खासी मेम्ब्रेन किसी खुद की मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए से अपन कहते हैं। फिर आता है ऑर्गेनल्स की बात कर लेके करके, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं ना, सेल में क्या क्या मिल सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसकी खुद की झिल्ली होती है, मतलब इसका खुद का मेम्ब्रेन बाउंड होता है, खुद की मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, आरईआर और एसईआर। आरई मतलब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आरईआर का मतलब रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका स्मूथ। अब रफ कैसे हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो ना, उसके ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं। अब देखो, कभी भी अपन मिट्टी अगर किसी चीज पे लगा देंगे तो खुरदरी हो जाती है ना, वैसे जब इस पे राइबोसोम्स चिपक जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। इसलिए इसके आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाती है प्रोटीन, ठीक है, और ये बनाता है फैट। अपन इसको अच्छे से प्रोसेस को बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू लिया, इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। फिर आए गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। अब जो ईआर जो प्रोटीन फैट बनाता है ना, उसका मॉडिफाइड काम, वो अब इनमेच्योर होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, उनको मॉडिफाइड करना होता है, उसके ऊपर एक लेयर लगानी पड़ती है, वो काम होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, या गोल्गी अपार्चस कहते हैं। तो क्या काम है इसका, पैकेजिंग करना और मॉडिफाइड करना। ठीक है, मतलब पदार्थों को पैक कर लो या संशोधित कर दो। ठीक है, तो इसके बाद आएगा लाइसोम। अब लाइसोम एक बहुत अच्छी चीज है, क्या है, लाइसोम के पास एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो खुद के सेल को खा सकते हैं। कभी कभी सेल को लगता है कि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो लाइसोम क्या होता है, फट जाता है। अब उसके अंदर जो जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सब निकलते हैं और सेल को मार देते हैं, खा जाते हैं। अब कहते हैं ना इसको सुसाइड, इसको सुसाइड करना कहेंगे ना, कि खुद से फट रहा है, जिसको कहा जाता है सेल का सोसाइडल बैग ऑफ फॉर द सेल, क्योंकि अगर ये फट जाएगा तो सेल मर जाएगा, और ये खुद फटता है खुद की इच्छा से। ठीक है, फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी खुद की जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड्री, चारों जो अपन पढ़ रहे हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, चारों की खुद की मेम्ब्रेन भी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, पावर हाउस बनाता है। सब रिएक्शंस को अपन एक करके ढंग से पढ़ेंगे। अभी अपन एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई सेल में क्या क्या मिल सकता है। इसके बाद ऑर्गेनेल की बात करें हम, तो मिलता है माइक्रोबॉडीज। ठीक है, माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड्री खुद की मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद वैक्यूल आ जाता है। वैक्यूल होता है खाली जगह, इसकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, पर इसकी मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल क्या होता है थोड़ा सा बता दें अभी के लिए, तो वैक्यूल क्या होता है, खाली जगह होती है, इसमें गैस भी भर सकते हैं अपन, फूड रिजर्व जो बच गया, जैसे फूड मटेरियल ज्यादा बच गया तो फूड भी रख दिया। ये वाला फूड नहीं, बैक्टीरियल फॉर्म में जो उसका फूड होता है वो रख सकते हैं। कोई गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बाहर निकालना है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो जो कुछ भी वेस्ट है, कुछ जो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो सब आप लोग इस वैक्यूल के अंदर रख सकते हैं। फिर आता है राइबोसोम। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, खुद की मेम्ब्रेन होती है। मतलब क्या होता है, खुद की जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना सेल की, वैसे नहीं खुद की एक अलग से मेम्ब्रेन होती है। बट अब आ रहा है राइबोसोम। राइबोसोम के पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, पर कुछ ऑर्गेनेल के साथ भी मिल जाता है। जैसे एक तो अपन ने पढ़ ही लिया, क्या पढ़ा था, आरईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपक जाते हैं, तभी तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। तो एक तो यही हो गया। एक दूसरी बात क्या कर लें, क्लोरोप्लास्ट में मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी मिल सकता है। तो साइटोप्लाज्म में तो मिल रहा है, तो इसमें तीन ऑर्गेनेल कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और
आ रही है, इसके साथ ये देखने को मिल रहा है। और कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बॉडी, इसकी खुद की झिल्ली नहीं होती। अब कर ले सेंट्रोसोम, इसकी भी खुद की झिल्ली नहीं होती, झिल्ली रही था ये भी, इसके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं। अभी कहाँ मिलता है, ये एनिमल सेल में मिलता है, और किसके काम आता है, सेल डिवीजन के। ये हर ऑर्गेनल को अपन एक अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये हो गया ओवरव्यू टाइप का, ठीक है। अब हम अभी तक हमने ओवरव्यू देखी सेल में क्या क्या मिल सकता है। अब हम देख लेंगे भाई सेल की शेप क्या क्या होते हैं। देखो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से। और सेल्स की तो अलग अलग शेप हो सकता है, कोई गोल होगा, कोई अलग टाइप का होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। पर हम कर रहे हैं मेन मेन सेल्स की बात थोड़ा सा कि कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात कर लें लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, कौन से होते हैं रेड ब्लड सेल, वो वाले सेल जिनके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर Fe+2 होता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। ऑक्सीजन क्या काम है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ना ऑक्सीजन का, वो हेमोग्लोबिन ही करता है, यानी रेड ब्लड सेल करता है। अभी क्या कहते हैं, ये पहले तो राउंड होता है ना, और जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है कैसा हो जाता है, बाइकॉनकेव। कॉनकेव मिरर सुना है ना, देखो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, यहाँ से रेज आई है, तो बाई मतलब दो, तो दोनों साइड से कॉनकेव हो जाता है। अब एक खास बात क्या है कि इस स्टेज में तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, और इस स्टेज में इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास नाभिक नहीं है। तो भाई ये बताओ कि ये न्यूक्लियस नहीं तो काम कैसे करेगा ये वाला सेल। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, उसमें डीएनए होता है, डीएनए एमआरएनए बना देता है, एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बना देता है, फिर प्रोटीन ही एक्सप्रेस होता है। तो जब इस स्टेज में रहता है ना तभी सारे प्रोटीन बना लेता है। अब जब प्रोटीन बना लेता है तो उसके पास पहले से ही प्रोटीन है, वो तो ये एक्सप्रेस अपना काम करता रहता है। और जिस दिन जैसी अब क्या है, एक समय बाद ही मरना ही है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस तो है नहीं, नए प्रोटीन बनेंगे नहीं, तो खुद से ये मैच्योर होता है और खुद से ही खत्म हो जाता है। अब कहते हैं भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी ताकि अपना काम ढंग से कर सके। अब प्रकृति का भी अडेप्टेशन है, प्रकृति बायोलॉजी पर पढ़ रहे हैं, अब उसने किया है तो अपन पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं पूछ सकते, अपन कारण समझ सकते हैं थोड़ा सा, क्यों करा हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई बाकी सब काम करने तो उसने सारे ऑर्गेन्स को हटा दिया, सिर्फ अपना सेल को रखा ताकि हेमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से काम कर सके। तो समझ गए, रेड ब्लड सेल का क्वेश्चन आए तो राउंड भी होती है और बाइकॉनकेव भी हो जाती है। कब, हम इनमेच्योर है पहले तो राउंड है, मेच्योर होने के बाद बाइकॉनकेव। अब बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, तो वो सेल्स जो कि माइक्रोजन आया बाहर से, उससे लड़ने का काम जो करते हैं ना, बैक्टीरिया आया या वायरस आया, उससे लड़ने का काम करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, शेप इनका अमीबा कर, अमीबा कैसे होती है, कोई शेप नहीं होता है, रेगुलर से होती है, तो वैसे ही होते हैं, कभी कोई ऐसा पाया जाता है कोई ऐसा, तो अमीबोइड होते हैं, अमीबाकार होते हैं। अब बात करें कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, तो इसकी क्या होता है, ये एक तरह का टिश्यू है, इसके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, मतलब लंबे होंगे और पतले होंगे ऐसे, ठीक है, ये पाए जाते हैं। फिर हम नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल कौन सा सेल है, एपिथेल कहाँ था, ऊपर ऊपर पाया जाता है, या होलो जो अंदर ऑर्गन्स है, पर पढ़ेंगे टिश्यू को तब इससे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब नर्व सेल कौन सा होता है, ब्रेन वाला सेल, ठीक है, कौन सा, ब्रेन का टिश्यू या सेल कह सकते हैं, जो अपने न्यूरॉन्स हैं या रीढ़ की हड्डी में है, जो बैकबोन में अपने जो ब्रेन में, वो ये टिश्यू यही तो लेगा, जो अपने जैसे अपन ने मानो कि यहाँ पे हाथ है ये अपना, है ना, हाथ के अंदर अपने को टच कर लिया, कुछ टच कर लिया तो क्या होगा, ये फील कैसे कौन करा रहा है, ये न्यूरॉन ही करा रहा है। मानो आग पे अपनी उंगली जाती है तो अपन तुरंत हटा लेते हैं, तो ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कैसे होते हैं, शाखा वाले और लॉन्ग, ऐसे एक रफ डायग्राम ऐसा कह सकते हैं अपन, ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसके ऐसे लंबे होगा और ऐसे ही है, ये माइलिन सीट हो गई, ऐसे होते हैं, रफ डायग्राम इसका ऐसा हो सकता है, ऐसे न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं भाई इसके बाद और क्या क्या शेप हो सकती है। ये देखो इधर भी है। अब ट्रैकाइड क्या होता है, ट्रैकाइड असल में प्लांट में पाया जाता है, प्लांट जो पानी वाला सिस्टम होता है ना उसके अंदर होता है। ये कैसा होता है, ये भी इलोंगेटेड लंबा सा होता है, मैंने पढ़ेंगे इसको बाद में, लंबा सा। एक बात कर ले मेसोफेल सेल की, मेसोफेल सेल्स क्या होता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं, तो उसमें मेसोफेल सेल पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सेल कैसे होंगे, राउंड और ओवल, कुछ राउंड हो सकते हैं कुछ ओवल हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि राउंड ओवल में बदल जाएगा, नहीं, जो राउंड है राउंड, ओवल है तो ओवल है। वो तुम्हें बताया था रेड ब्लड सेल जरूर मैंने कि भाई पहले राउंड होता है फिर बाद में बाइकॉनकेव बन जाता है। और तुम्हें बता दूं सब में न्यूक्लियस पाया जाएगा, बस बाइकॉनकेव आरबीसी में क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस, बाकी राउंड जो वो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस मिल जाता है। अपन जब सर्कुलेटरी पढ़ेंगे तो उसकी एक साइकिल भी होगी आरबीसी की, पढ़ लेंगे। अब हमने बात करी कि सर आपने हमको शेप तो बता दिया है कि भाई शेप ये हो सकता है, पर भाई सर साइज तो बताओ, उनका साइज क्या क्या हो सकता है।
तो सबसे पहले वायरस की बात करें, वायरस लिविंग नहीं माना जाता, तो ये, हाँ पहले यूनिट देखो, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। वैसे 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 10⁶ क्या होंगे, माइक्रोन मीटर। समझ रहे हो? तो 1 माइक्रोन मीटर कितना छोटा होगा, अब समझ सकते हो कितना छोटा होगा। ये जो पॉइंट बना दिया ना मैंने, ये इतना सा पॉइंट, इसमें करोड़ों आ गए होंगे, करोड़ों करोड़ों माइक्रोन मीटर होंगे ये। समझ रहे हो? तो इसी की बात हो रही है। वायरस कितना होता है, एक रेंज होती है, एक ही वायरस थोड़ी मिलता है, अलग अलग तरह के वायरस मिलते हैं। तो 0.02 से 0.02 तक मिल सकते हैं वायरस, ठीक है, माइक्रोन मीटर में सब कुछ। पीपीएलओ पढ़े तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है ये, 0.1 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई लेंथ पाई जाती है। अब बैक्टीरिया के अंदर लेंथ और डायमीटर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, ये डायमीटर है, यही लेंथ होगी, पर कुछ टर्म्स है अपने दिए, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो तो मैंने लिख दिया, ये लेंथ होती है, ठीक है। अब ना वायरस को लिविंग अच्छा से माना जाता है, ना पीपीएलओ को लिविंग माना जाता है, क्योंकि ये पूरे पूरे सेल नहीं है ना, वायरस को तो लिविंग ही नहीं माना जाता, और पीपीएलओ पूरा सेल नहीं है। तो उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब ये अलग अलग इसी ग्रुप है, कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में। तो इनकी रेंज क्या होती है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। तो ये सबसे इस कहते हैं, जो सबसे छोटा सेल कौन सा होगा, वायरस होगा क्या, नहीं, सबसे छोटा सेल नहीं, क्योंकि सेल ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है। पीपीएलए को मानेंगे, नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, माइकोप्लाज्मा को मानेंगे सबसे छोटा सेल। क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। अब कर लेंगे टिपिकल बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक अगर कोई सेल है, पुराना सेल है, प्रोकैरियोट क्या है, पुराना सेल प्रोकैरियोटिक, नया सेल यूकैरियोटिक। तो कोई अगर टिपिकल बैक्टीरिया है तो कितना होगा, 1 से 2 माइक्रोमीटर लेंथ में, ठीक है। अगर इससे कोई बड़ा बैक्टीरिया, जैसे बेसिलस की बात करें हम लोग, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो 3 से 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद थोड़ा और साइज की बात कर लें, तो देखिए आरबीसी हमने अभी पढ़ी, तो कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर लेंथ था, ये क्या है, डायमीटर। तो मैं बता, डायमीटर लेंथ में ज्यादा अंतर होता नहीं है, पर ये टर्म्स है तो मैंने यूज करी गई थी एनसीईआरटी में, तो मैंने यहाँ भी कर ली। तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। फिर क्या होती है, सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब जो सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कि जैसे प्रोकैरियोट कोशिका जो सेल थे, अपने किससे सेल बने, यूकैरियोट से बने हैं, और कैसे बने, साथ में भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल से किससे बने होते हैं, यूकैरियोट सेल भी होते हैं सारे। फंजाई क्या है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट सेल है तो वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, कितने, 10 से 20 माइक्रोन मीटर के हो सकते हैं। माइक्रोन, माइक्रो देखो, माइक्रो और माइक्रोन में अंतर क्या है कि 1 मीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर होते हैं, पर 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। अब इधर देखो, सबसे लंबी कोशिका, अब ये तक यहां तक हो गया। अब सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे भाई, कौन सी है सबसे लंबी कोशिका, कौन सी, तो ह्यूमंस के अंदर कौन सी होती है, नर्व सेल बात करिए, ब्रांच्ड होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। कैसे बताइए डायग्राम। प्लांट्स के अंदर फाइबर, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, फाइबर्स मिलते हैं, ऐसे लटके रहते हैं फाइबर। उसकी बात नहीं कर रहा बरगद की, बरगद का वो तो पूरा अलग ब्रांच ही है। फाइबर्स होते हैं, और ये क्या होता है, एक ही सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलर नहीं होते, एक ही सेल होता है पूरा, ठीक है। तो ये प्लांट फाइबर की बात करें किसमें, प्लांट्स में, और ह्यूमंस में नर्व सेल होता है। बाकी फाइबर सबसे बड़ा होता है, पर ऑप्शन में अगर फाइबर नहीं है तो नर्व सेल पे टिक करना है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, देखो एक थी लंबी कोशिका, अब एक थी बड़ी कोशिका। तो मैं आपको बता दूं कि जब बर्ड्स होते हैं ना, जब ओवम और स्पर्म दोनों क्या हो जाते हैं, फर्टाइल हो गए, तो क्या बनेगा, जाइगोट, और तुरंत फिर जो है नहीं है, जो बर्ड होती है वो एग ले कर देती है। तो वो जो एग जाइगोट होता है वो एक सेल का होता है, और वो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। तो सोच लो किस बर्ड का सेल सबसे बड़ा होगा, जिसका एग बड़ा होगा। तो एग किसका बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच का। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो किसकी है, ऑस्ट्रिच एग है, यानी उसका वॉल्यूम वाइज है ना। एक होता है लेंथ और एक होता है ये। तो यहां तक अपन ने देखा है, ठीक है। तो मैं आशा करूं कि आप सबको ये वाला जो अभी लेक्चर है समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर से अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, और फिर प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।